Hello everyone, welcome to my channel Futura Learning, and I am going to start series of geography of class 6th, and further videos came on this channel regarding UPSC, CSE and State Public Service Commission examination, and it will help for your academic examination also. सबसे पहले हम यहाँ पर जो स्टार्ट कर रहे हैं वो क्लास 6 की NCERT है ऑफ आवर बुक इज द अर्थ एंड आवर हैबिटाट। तो इसका हम पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं विच इज द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो सबसे पहले हम समझेंगे जो NCERT का एक डायग्राम यहाँ पर दे रखा है, ये जैसा कि आप जानते हैं क्लास 6 की NCERT है और इसमें बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन दे रखी है जो कि बहुत ईजी चीज़ों को समझ सकते हैं। जैसे सबसे पहले एक यहाँ पर बोला गया है कि एक बड़ा सा सर्कल है, एक यहाँ बहुत बड़ा सा सर्कल है, उस सर्कल के अंदर मिल्की वे गैलेक्सी इसमें बताई गई है। उस भी सर्कल के अंदर गैलेक्सी के अंदर एक सोलर सिस्टम बताया गया है और उस सोलर सिस्टम के अंदर एक वन ऑफ द प्लैनेट बताया गया है विच इज अर्थ, और उस अर्थ के अंदर हम लोग रहते हैं। तो इसमें इस तरीके से बहुत इजीली आपको यहाँ पर समझाया गया है कि किस तरीके से हमारा यूनिवर्स को हम इमेजिन कर सकते हैं। यूनिवर्स क्या होता है, मिल्की वे गैलेक्सी क्या होती है, सोलर सिस्टम क्या होता है एंड अर्थ के बारे में हम लोग डीप स्टडी करने वाले हैं इन दिस चैप्टर। तो ये एक तरह की आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग देता है, एक आपके कॉन्सेप्ट आप ये क्लियर करता है और बहुत सारी चीजें आपको इससे हेल्प मिलेंगी। सबसे पहले हम यहाँ पर जो समझेंगे वो ये है, इन एंशिएंट इंडिया इट वॉज इमेजिन्ड टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। एंशिएंट इंडिया में ऐसा माना जाता था कि जो रिवर ऑफ लाइट है जो फ्लोइंग कर रही है स्काई के अंदर, दस इट वॉज नेम्ड एज आकाश गंगा। उसको क्या बोला जाता था, उसको आकाश गंगा का नाम दे रखा था। बेसिकली यूनिवर्स का मतलब क्या है, एक बेसिक एक लेमैन अंडरस्टैंडिंग से हम उसको समझें, लेमैन भाषा में उसको हम डिफाइन करें तो वो ये है, मल्टीपल गैलेक्सीज कंडेंस होती हैं और वो एक यूनिवर्स का फॉर्मेशन करती हैं, जैसा यहाँ पर भी दे रखा है। आप इस वाले पैरा में इसको देख सकते हैं। जैसे गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस। यहाँ पर जैसा लिखा हुआ है कि गैलेक्सी जो है वो बहुत सारे स्टार्स हैं, क्लाउड्स हैं और डस्ट है, गैसेस हैं। यूनिवर्स के अंदर ये सब चीजें मौजूद हैं और बिलियंस में है। उन सब को जब हम कंडेंस करते हैं, जैसे स्टार है, मल्टीपल स्टार्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जब हम इनको कंडेंस फॉर्म में ले आएंगे तो वो एक हमें यूनिवर्स देखने को मिलेगा। बेसिकली ये जो बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं वही यूनिवर्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो जैसा इस डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर बहुत बड़ी यूनिवर्स दे रखा है, फिर उसके अंदर मिल्की वे गैलेक्सी दे रखी है। तो हमारे जो यूनिवर्स है उसके अंदर मल्टीपल गैलेक्सीज हैं। उन गैलेक्सीज में से वन ऑफ द गैलेक्सी इज अ मिल्की वे गैलेक्सी। उस गैलेक्सी के अंदर हमारा सोलर सिस्टम है। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि व्हाट इज अ सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम की यहाँ पर क्या डेफिनेशन है, उससे पहले मैं आपको यूनिवर्स दिखा देती हूँ कि वो किस तरीके की यहाँ पे फोटोग्राफ में लेके आई हूँ आपके लिए। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल स्टार्स देखने को मिल रहे हैं, यहाँ मल्टीपल स्टार्स देखने को मिल रहे हैं और ये हमें कंडेंस फॉर्म में दे रखा है। बेसिकली इस टाइप का व्यू जो है वो हमें हायर एल्टीट्यूड पर ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे लद्दाख में हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा, जहाँ पर हायर एल्टीट्यूड है वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा ज़्यादातर। तो जैसा यहाँ पर एकदम क्लियर व्यू दिख रहा है, स्टार्स, मोस्ट ऑफ द स्टार्स हमें देखने को मिल रहा है, कंडेंस फॉर्म में देखने को मिल रहा है। तो कुछ इसी टाइप की हमारी गैलेक्सी जो है वो होती है और इसी टाइप का एक सच एग्जाम्पल लिया गया है यूनिवर्स के रिगार्डिंग। इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको सोलर सिस्टम के बारे में बताऊंगी। बेसिकली इन द रोमन माइथोलॉजी सोल का मतलब होता है सन गोल्ड। इसमें जो सोल है उसका मतलब क्या, जैसे मैं आपको डिफाइन करूं इसमें सोलर सिस्टम, तो उसमें जो सोल है उसका मतलब होता है सन गोल्ड और सोलार का मतलब होता है इट इज रिलेटेड टू द सन। सोलार का मतलब कहीं भी सोलार आ गया, सोलर एनर्जी हो गया, सोलर सिस्टम हो गया, तो कहीं भी सोलर का मतलब आया है, इट मीन्स कि वो किससे रिलेशन रखता है, वो सन से रिलेशन रखता है। दूसरी तरफ इसके बारे में बोला गया है द सोलर सिस्टम, द सिस्टम ऑफ द सोलर,
मतलब द फैमिली ऑफ द सन इज कॉल्ड अ सोलर सिस्टम, जो यहाँ पर भी इसकी डेफिनेशन जो है वो दे रखी है। क्या दे रखी है? द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। आई थिंक आपको सोलर सिस्टम के बारे में भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट इस पर चलते हैं। तो जैसे सोलर सिस्टम का फोटोग्राफ आप यहाँ देख सकते हैं कि वी हैव 8 प्लैनेट्स एंड बिटवीन में हमारे यहाँ पर सन देखने को मिल रहा है, मिड में मर्क्यूरी देखने को मिल रही है, वीनस देखने को मिल रहा है, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस। तो इस तरह कॉमेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना, कॉमेट्स देखने को मिल रहे हैं। तो दीज आर द मल्टीपल प्लैनेट्स देखने को मिल रहे हैं उस सोलर सिस्टम के अंदर। जैसे बेसिकली ये जो मैंने सोलर सिस्टम के बारे में बताया आपको, ये मोस्टली जो साइंस ओरिएंटेड ज्यादा है। हमें किस तरीके से सन का फॉर्मेशन हुआ, बिलियंस ऑफ स्टार्स में बिग बैंग थ्योरी से हमारे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ। तो ये सारी जो मोस्टली थ्योरीज हैं वो हमको साइंस में देखने को मिलते हैं। ये सब हम मोस्टली इवोल्यूशन में पढ़ते हैं। ये सब मोस्टली इवोल्यूशन में पढ़ेंगे और क्लास 12th की बुक में ये सब दे रखा है। बायोलॉजी की बुक में ये सब दे रखा है। उसमें बताया जाता है, उसमें हर एक थ्योरी और एक साइंटिस्ट के बारे में बात की गई है, जिसमें उन्होंने सारी थ्योरीज को डिस्कस किया है जो सन से रिलेटेड हैं और जितने किस तरीके से हमारे प्लैनेट्स बने हैं उनके ऊपर भी वो है, और अर्थ किस तरीके से फॉर्मेशन, अर्थ का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ, जुपिटर किस तरीके से हुआ। अब यहाँ पर आप नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे, जब एनसीईआरटी का एक डायग्राम है, मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्टेरॉइड बेल्ट बनाई जाती है। हम जैसे इमेजिन करते हैं कि ये मोस्टली कंसेप्शंस होते हैं और बहुत सारे ऐसे हमें देखने को मिल रहा है इन द ट्रायासिक पीरियड। जब हम ये ज्योग्राफी और अच्छी तरह करेंगे, जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ेंगे, तो ट्रायासिक पीरियड के बारे में और अच्छी तरह समझेंगे। तो इन द ट्रायासिक पीरियड एंड द जुरासिक पीरियड, तो बेसिकली इन द ट्रायासिक पीरियड उस समय पे डायनासोर समय देखने को मिलते हैं, लेकिन जुरासिक पीरियड पे वो अपने पीक पर होते हैं। तो इन द जुरासिक पीरियड हमें एक बहुत बड़ा एस्टेरॉइड देखने को मिलता है। तो ये जो एस्टेरॉइड था ये कहाँ से आते हैं और ये अर्थ पे क्यों गिरते हैं? हमें मोस्टली अर्थ पर, मार्स पर, इन्हीं सब जगहों पर एस्टेरॉइड क्यों हमें मोस्टली ऑब्जर्व होते हैं? क्योंकि मार्स और जुपिटर के बीच में एक हमें बेल्ट देखने को मिलती है विच इज नोन एज अ एस्टेरॉइड बेल्ट, और जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। तो ये आपको और अच्छी तरह समझाऊंगी, एनसीईआरटी से पढ़कर हम इसको समझेंगे। तो कुछ टर्मिनोलॉजीज यहाँ पर दे रखी हैं रिगार्डिंग टू द ज्योग्राफी एंड द जियोलॉजी। बेसिकली जैसे हम कहीं भी आपको वर्ड जियो देखने को मिलता है, कहीं भी आपको वर्ड जो है वो जियो देखने को मिल रहा है, सो दैट्स मीन वो रिलेशन रखता है अर्थ से। ओके, उसका रिलेशन जो होता है वो अर्थ से होता है। जैसे मैनी वर्ड यूज इन द लैंग्वेज मे हैव बीन टेकन फ्रॉम सम अदर लैंग्वेज। जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये हमने टर्मिनोलॉजी, ये जो पूरा हमने वर्ड है वो लैटिन से लिया है, ये हमने ग्रीक से लिया है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बोलते हैं। तो इसी तरीके से जो हमने जियो वर्ड है वो किससे लिया है? वो ग्रीक वर्ड से लिया। इसका ओरिजिन जो है वो क्या है? ग्रीक है, विच इज रिलेटेड टू अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। बेसिकली गी का मतलब होता है ग्रीक के अंदर अर्थ, एंड ग्राफिया का मतलब होता है राइटिंग। तो यहाँ पर इस समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ जियोग्राफी। जियोग्राफी जो है वो एक वर्ड से मिलकर बना है, जिसका जो है जियोग्राफिया से मिलकर बना है। जी का मतलब होता है अर्थ, जी का मतलब है यहाँ पर अर्थ, एंड ग्राफिया का मतलब है राइटिंग। आई थिंक इसके बारे में भी क्लियर हो गया होगा। अब इसी तरीके से और भी ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो पहली टर्मिनोलॉजी है जियोलॉजी। जियोलॉजी क्या होता है? आपने बहुत जगह सुना होगा जियोलॉजी। अर्थ की स्टडी करते हैं हम उसी को जियोलॉजी कहते हैं। जियोमेट्री का मतलब क्या होता है? जब हम मेजरमेंट ले रहे होते हैं अर्थ का, जैसे आपको एग्जाम्पल में बताओ कि ये हमारी अर्थ है, इसके यहाँ पे पोलर से हम इसकी डिस्टेंस करते हैं और इक्वेटर से हम इसकी डिस्टेंस लेते हैं। तो ये जो पूरी की पूरी हमने मेजरमेंट्स ली हैं, वो ये सारी की सारी मेजरमेंट्स जो हैं वो हम जियोमेट्री के थ्रू लेते हैं। अब एक आता है नया वर्ड, आपने सुना, कभी आपने ये वर्ड नहीं सुना होगा, विच इज अ जियोइड। जियोइड का मतलब क्या होता है? जियोइड का मतलब होता है कि एक ऐसी शेप है, एक डिफरेंट शेप है ऑफ अर्थ, इज कॉल्ड अ जियोइड। जैसे हम लोग इस तरीके की
जो स्ट्रक्चर बना होता है उसको ट्राइंगल बोलते हैं, इसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं, इसको हम स्क्वायर बोलते हैं, इसको हम सर्कल बोलते हैं। तो जब हमने बहुत छोटे से सुना है कि जो अर्थ है उसकी शेप जो है वो स्फीयर है, बट उसकी शेप जो है ना वो स्फीयर नहीं है, उसकी जो शेप है वो ऊपर पोल की तरफ से फ्लैटर्ड है और इक्वेटर की तरफ से बल्ज है, तो वो एक स्फीयर नहीं बनाता है। तो इसीलिए हमने उसको एक नया नाम दिया है विच इज अ जियोइड। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो अब हम बात करते हैं यहाँ पर, पहली चीज क्या है कि द सन एंड द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई इज कॉल्ड द सेलेस्टियल बॉडी। सबसे पहले क्वेश्चन तो यही आता है कि व्हाट इज द सेलेस्टियल बॉडीज। तो सेलेस्टियल बॉडीज वो होती हैं जो नाइट स्काई में क्या करती हैं, शाइनिंग करती हैं। तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड वेरी हॉट। कुछ जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं और बहुत गर्म होती हैं, जिसमें एग्जाम्पल लिया गया है सन का, जिसमें एग्जाम्पल किसका है, सन का है। और कुछ ऐसी होती हैं जो कि गैसेस से मिलकर बनी होती हैं, जो हमारी अदर हैं, जैसे जुपिटर हम ले सकते हैं, यूरेनस, नेपच्यून, सैटर्न। तो हम इस तरीके से ले सकते हैं, जैसे हमें पता भी है कि जुपिटर जो है वो गैसेस से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पर इसके बारे में दे रखा है। तो बेसिकली जिनके पास खुद की हीट होती है और खुद की लाइट होती है ज्यादा मात्रा में, इन द लार्ज अमाउंट, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम स्टार्स कहते हैं। उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम स्टार्स कहेंगे। इसके बाद बेसिकली हमने सुना ही है कि द सन इज अ स्टार। ओके, सन इज व्हाट, सन इज अ स्टार। काउंटलेस ट्विंकिंग स्टार इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन, but we do not feel their heat or light and they look so tiny because they are very far from us. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको यहां पर ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा स्काई से रिलेटेड। यहां पर आपको इसीलिए ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा, जैसा हमें पता है कि स्टार्स हमें बहुत ज्यादा छोटे दिखते हैं। तो एक कोई भी एक ऐसी थ्योरी है, आप इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं और आप इसको गांठ मान लीजिए, ऐसा ही होता है मोस्टली। एक थ्योरी है, जितनी कोई भी ऑब्जेक्ट आपसे जितना दूर होगा, कोई ऑब्जेक्ट आपसे जितना दूर होगा वो आपको उतना छोटा दिखेगा, जितना वो आपसे पास होगा, आपके पास होगा, तो वो आपको उतना ही बड़ा दिखाई देगा। हम देखते हैं मून हमें बड़ा दिखता है एज कम्पेयर टू द सन। दैट डज नॉट मीन कि सन छोटा है, मून बड़ा है। इसका मतलब ये है कि सन की जो डायरेक्शन, सन की जो डिस्टेंस है अर्थ से, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द मून। ओके, मून यहां है, समझ लीजिए, मून यहां है, सन यहां है और अर्थ यहां है, तो इनकी डिस्टेंस आप देख लीजिए कितना ज्यादा वेरिएशन। तो इसी तरीके से स्टार्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा दूर होते हैं। तो इसमें मोस्टली होता क्या है, ये होता है कि जो हमारे स्टार्स होते हैं, जो हमें स्टार्स विजिबल होते हैं, वो डेड स्टार्स होते हैं। मतलब जो स्टार्स ओल्ड हो जाते हैं, जो ट्विंकल करना बंद कर देते हैं, वो स्टार हमको देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये इनकी जो लाइट होती है वो ट्रेवल करती है अंदर लाइट ईयर। ये बहुत ज्यादा साइंटिफिक व्यू इसका हो गया, लेकिन आपको एक जनरल वे में समझा देती हूँ। मोस्टली आप जानते ही हैं कि इस जो मूवमेंट होता है हमारे यूनिवर्स के अंदर वो लाइट ईयर में होता है। तो जितनी कोई चीज आपसे दूर है और उसकी लाइट, अब स्टार्स की लाइट जो है वो बहुत देर में हमारे पास पहुंचती है, इतने ट्विंकल नहीं करते हैं ये। तो मतलब जो ट्विंकल कर रहे हैं ना उस समय पे, इसका मतलब वो अभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो स्टार्स अभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली मेरा मतलब ये नहीं था, बस आपको ये समझाना था कि सन क्यों इतना छोटा दिखता है, क्यों मून इतना हमें बड़ा दिखता है। उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टार्स के बारे में ही। हम अभी बात कर रहे थे कि जो नाइट स्काई में हमें देखें शाइनिंग करते हुए, तो वो हमें स्टार्स कहलाते हैं। तो बेसिकली जो हमें शाइनिंग करते हुए स्टार्स ही दिखते हैं। तो जहां पर भी हमारा नॉर्थ पोल होता है, मोस्टली कॉन्स्टिलेशन जो होता है वो वहीं बनता है। अब कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? कॉन्स्टिलेशन का मतलब होता है कि द ग्रुप ऑफ, एक अरेंजमेंट होता है स्टार्स का। ओके, एक अरेंजमेंट होता है स्टार्स का, उसे हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। तो बहुत सारे तरीकों से हमें कॉन्स्टिलेशन की शेप देखने को मिलती है, जो मैं आपको यहाँ पे उनके कुछ फोटोग्राफ दिखा देती हूँ। पहला, जैसे कि ये जानते हैं, ये है जेमिनी,
दिस इज टॉरस, दिस इज एरियस, स्पाइस। तो इस तरीके से इनकी हमें शेप देखने को मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे हर एक स्टार की डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन आपको देखने को मिल रही है। तो यही डिफरेंस होता है। और ये हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, सन के आसपास ही हमें देखने को मिल रहा है। वो एक तरह का क्या बना रहे हैं, अरेंजमेंट बना रहे हैं। ये एक तरह का अरेंजमेंट बना रहे हैं। तो इन्हीं को हमने क्या कह दिया, कॉन्स्टिलेशन कह दिया है। इसके बाद में तो एक जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं विच इज अ उर्सा मेजर। क्या है वो, उर्सा मेजर और बिग बियर। उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टिलेशन, वन ऑफ द मोस्ट इजिली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशन इज अ सप्तऋषि। मोस्टली जो हमको देखने को मिलता है कॉन्स्टिलेशन विच इज अ सप्तऋषि। सप्तऋषि का मतलब क्या होता है, सप्तऋषि जो होता है वो 7 स्टार्स से मिलकर, 7 स्टार्स जो होते हैं, जो 7 स्टार्स होते हैं उससे मिलकर बना होता है सप्तऋषि। इसलिए हमने बोला है सप्त मतलब 7 और ऋषि मतलब सेजेस। तो यहां पर भी इसका मतलब लिखा हुआ है। अब इसके बाद सेकंड चीज यहां पर ये आती है कि उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन इज अ फॉर्म ऑफ द कॉन्स्टिलेशन। आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो योर मोर स्टार्स, प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टिलेशन इन द स्काई। ओके, ये आपका होमवर्क है, आप इसको करने का ट्राई कीजिएगा। वहां से देखिएगा कि नॉर्थ पोल, जहाँ नॉर्थ आपको स्टार कहीं भी देखने को मिलेगा, कहीं भी आपको नॉर्थ स्टार देखने को मिलेगा, वहीं पे कोई ना कोई अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। ओके, तो आप उस चीज को देखिएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। आप ये होमवर्क है, आप इसको देखिए, ऑब्जर्व कीजिए और फिर हम यहाँ पर आगे इसको, और जो भी आपको यहाँ से देखने को ऑब्जर्व करते हुए मिलता है तो आप प्लीज उसे कॉमेंट कीजिए। अब हमारे पास सेकेंड टर्म आती है विच इज कॉल्ड अ प्लैनेट। ओके, विच इज कॉल्ड अ प्लैनेट। तो प्लैनेट का मतलब क्या होता है, सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। कुछ ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जिनके पास खुद की हीट और लाइट नहीं होती है, वो लाइट नहीं होती उनकी स्टार्स जितनी, तो इसीलिए हम उनको क्या कहते हैं, हम उनको प्लैनेट्स कहते हैं। ऐसी कुछ सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जिनके पास खुद की हीट और खुद की लाइट नहीं होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लैनेट्स कहते हैं। बेसिकली ये जो प्लैनेट वर्ड है ये एक तरह का क्या है, ग्रीक वर्ड है। रिमेंबर दिस लाइन। तो प्लैनेट्स क्या है, एक तरह का ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है प्लैनेटाई, जिसका मतलब होता है वंडर्स। द अर्थ ऑन विच वी लिव इन अ प्लैनेट, it get all its heat and light from the sun, which is our nearest star. If we look at the earth from the greatest distance, say the moon, it will appear to the shining just as the moon. Okay, तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या कहना चाह रहा है। अब इसके बाद हम यहाँ पर समझते हैं, प्लैनेट्स को हमने समझ लिया, जो एक तरह का प्लैनेट्स का हमें मूवमेंट देखने को मिलता है, ने कह दिया एक तरह का सोलर सिस्टम। ठीक है, इसके बाद में जैसे हमने अभी सोलर सिस्टम का एक डायग्राम देखा था, आपको इसमें शो करो, तो अभी सोलर सिस्टम का डायग्राम देख रहे हैं, तो इसमें साफ साफ देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर ये सन है और इन सबके खुद के ऑर्बिट्स हैं। इनके आपको यहाँ पर ऑर्बिट्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे यहाँ पर आप देखिए इस तरीके की ऑर्बिट्स देखने को मिल रहे हैं। तो हर एक प्लैनेट जो होता है ना, वो अपने खुद के ऑर्बिट में, वो है एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। तो अब आप पूछेंगे ऑर्बिट क्या होता है, तो ऑर्बिट की डेफिनेशन भी एनसीईआरटी में ही आपको दे रखी है। तो ऑर्बिट की डेफिनेशन क्या है, ऑर्बिट की डेफिनेशन है, जैसे हमें पता है कि हमारे पास टोटल 8 प्लैनेट्स हैं ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन एट द फिक्स्ड पाथ। बेसिकली जो हमारे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं वो कभी भी टकराते नहीं है। क्यों नहीं टकराते, क्योंकि उनका एक फिक्स्ड पाथ बना हुआ है, उस पाथ पे वो रिवॉल्व करते हैं। दीज पाथ आर इलोंगेटेड, दे आर कॉल्ड द ऑर्बिट्स। इनको हम क्या कहते हैं, इनको ऑर्बिट्स कहते हैं। मर्क्यूरी इज द नियरेस्ट टू द सन, सबसे पास जो पड़ेगा वो मर्क्यूरी है, जैसा सोलर सिस्टम में हमें देखने को मिलेगा। जैसे सोलर सिस्टम में यहाँ पर ये चीज दे रखी है कि यहाँ पर है सन और इसके सबसे पास में जो प्लैनेट है वो है मर्क्यूरी, उसके बाद वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, और मार्स के बाद एक एस्टेरॉइड बेल्ट देखने को मिल रही है, फिर जुपिटर आता है, फिर सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये सभी जो हैं
ये एस्टेरॉइड बेल्ट के बिल्कुल बाहर हैं। और बाकी ये जो है, ये सारे जो प्लैनेट्स हमें देखने को मिले हैं वो सारे अंदर की तरफ हैं। तो ये बड़े बड़े पत्थरों से मिलकर बने हैं, लेकिन जो एस्टेरॉइड बेल्ट के बाहर हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट ऑल, सम ऑफ द प्लैनेट्स आर फॉर्म फ्रॉम द गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स। तो इस तरीके से। अब जैसे मैंने जुपिटर के बारे में और सैटर्न के बारे में बता रही हूँ, यूरेनस के बारे में बता रही हूँ, इनकी जो रिंग्स होती है ना चारों तरफ, वो रिंग्स बनी होती हैं एस्टेरॉइड से, बहुत छोटे छोटे पत्थरों से, उन सबसे जो आगे अभी एनसीईआरटी में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पर, जैसे मैंने बोला, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो ये है कि जो जुपिटर है, जुपिटर एंड सैटर्न, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग। इनके पास जो होती है, इनकी रिंग होती है। जैसे ये है हमारे पास एक जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस ले लीजिए, और इनके चारों तरफ एक इस तरीके से रिंग पैटर्न देखने को मिलता है। ये जो रिंग पैटर्न है, इन रिंग पैटर्न बनी होती है बेल्ट ऑफ सम स्मॉल डेब्रिस। कुछ यूनिवर्स में डेब्रिस है, उन जब वो लोग एक मैग्नेटिक अफेक्ट से, मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ जाते हैं, तो वो एक तरह का सर्कल, एक रिंग बना लेते हैं, स्मॉल डेब्रिस, जो चारों तरफ उसके रिवॉल्व करती है, जो एक तरह का रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। These rings may be seen from the earth with the help of powerful टेलीस्कोप। तो बेसिकली ये रिंग्स जो है ना, वो इजीली हमको विजिबल होंगी यदि हम पावरफुल टेलीस्कोप से देखें। ओके, इसके बाद यहाँ पर अब हम बात करेंगे किसके बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में। तो बेसिकली सोलर सिस्टम, वी हैव अ सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies. It's known as the asteroids and the meteoroids. ये सब हमारे पूरे सोलर सिस्टम का पार्ट है। मतलब सोलर की जो, सन की जो फैमिली है, उसमें सन आता है, 8 planets आते हैं, सैटेलाइट्स आती हैं, और कुछ अलग अलग दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज आती हैं, जो जिनके एग्जाम्पल हैं एस्टेरॉइड एंड द मीटेरॉइड। तो यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है, वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली विद द सन एज इट हेड। तो इनका जो हेड है पूरी सोलर फैमिली का, वो कौन है, सन है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सन के बारे में। यदि हम किसके बारे में बात करें, सन के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो बेसिकली द सन, जैसा कि मैंने क्यूट सा फोटोग्राफ भी आपको दिखाया है, दिस इज द सन एज यू सीन हियर। तो बेसिकली ये जो सन है, सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। बेसिकली सन कहाँ होता है, सन होता है सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के सेंटर में होता है। इसके पास ये एक तरह का एक्सट्रीमली हॉट गैस है। इट प्रोवाइडेड अ पुलिंग फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर लगी होती है, जो क्या करता है, ये बाइंड करता है सारे सोलर सिस्टम को। The sun is the ultimate source of heat and light from the solar system. But that tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us. The sun is about 150 million kilometer away from the earth. जैसे मैंने बताया था, कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी सेलेस्टियल बॉडीज हमसे जितनी दूर होंगी वो उतनी हमें छोटी विजिबल होंगी, जितनी वो पास होंगी उतनी वो हमें बड़ी दिखाई देंगी। सेकेंड हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हमने सन के बारे में बात कर लिया, अब हम प्लैनेट्स के बारे में बात करते हैं। वी हैव 8 planets in our solar system in order of Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and the Neptune. बेसिकली क्लास 6 के बच्चों को ये इजीली लर्न ना हो पाए, तो इसीलिए उन्होंने ट्रिक दे रखी है यहाँ पे। लेकिन दिस ट्रिक, आई थिंक सो दिस इज नॉट यूजफुल फॉर अस, क्योंकि ये बच्चों के हिसाब से और हमें एक इस तरीके की थिंकिंग ऑर्डर, हाई थिंकिंग ऑर्डर होता है, तो हम इसको इजीली लर्न कर सकते हैं। जो एक तभी मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। द ट्रिक इज, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। माई मीन्स मर्करी, वी मीन्स वीनस, ई मीन्स अर्थ, एम इज मार्स, जे मीन्स जुपिटर, एस मीन्स सैटर्न, यू मीन्स यूरेनस, एन मीन्स नेपट्यून। तो ये ट्रिक है, आप इसके थ्रू भी बहुत इजीली इसको लर्न कर सकते हैं। आई थिंक आपको प्लैनेट समझ में आ गए होंगे कि प्लैनेट्स क्या होते हैं।
तो जैसा कि अभी मैंने पहले आपको बताया था कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो जो बेसिकली प्लैनेट्स हैं वो कौन से ग्रीक वर्ड से मिलकर बने होते हैं, जिसका मतलब होता है प्लेनेटाई। प्लेनेटाई का मतलब क्या होता है? वंडर्स। तो आई थिंक ये टर्मिनोलॉजीज आपको याद होनी चाहिए कि कहीं भी हमें डायरेक्टली कहीं भी कोई वर्ड आ जाए कि प्लैनेट्स क्या होते हैं, व्हाट इज प्लैनेट। तो जैसे हमें एनसीईआरटीज में भी कुछ क्वेश्चंस दे रखे, तो उसको यदि हम सॉल्व करें एज पर द आंसर राइटिंग, तो उसके लिए हमें जरूरी होता है समझना कुछ टर्मिनोलॉजीज को। ये टर्मिनोलॉजीज हेल्प करती है हमें हायर बुक्स को स्टडी करने में। तो हमने ये सब पढ़ लिया था। अब इसमें एक प्लैनेट की बात होती है विच इज अ प्लूटो। प्लूटो इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ प्लैनेट। तो पहले क्या होता था कि 2006 में वी हैव बोला जाता था कि हमारे पास 9 प्लैनेट्स है इंक्लूडिंग द प्लूटो। प्लूटो को उसमें इंक्लूड किया जाता था, लेकिन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने a decision was taken that the Pluto, like other celestial object, it is not fit. Discovered in recent past may be called dwarf planet. dwarf planet इसको क्या कहा गया है? dwarf planet कहा गया है। मतलब कि जिन चीजों पे, जिन कैरेक्टरिस्टिक्स पे इन्होंने प्लैनेट्स को डिसाइड किया था कि हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स जो प्लैनेट इन कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल करेगा वही प्लैनेट कहलाएगा। पहले उन्होंने उसको कंसीडर करके प्लूटो को प्लैनेट बनाया था, लेकिन आगे रिसर्च की गई तो प्लूटो उन सारी कुछ ऐसी कंडीशंस हैं वो उनको फुलफिल करने में कैपेबल नहीं है, तो इसीलिए उसको डॉर्फ प्लैनेट कहा गया। इसके बाद यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो हम एक बार समझ लेते हैं। ह्यूमन हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड गेजिंग एट द नाइट स्काई। Those who study the celestial bodies and their movement are called the astronomers. जो लोग celestial bodies की स्टडी करते हैं, उनके मूवमेंट को स्टडी करते हैं, मोस्टली एस्ट्रोनॉमर्स इन सबको स्टडी करते हैं। तो ये जो एस्ट्रोनॉमर इनको स्टडी करते हैं, उनका ही वन ऑफ द फेमस एस्ट्रोनॉमर इज आर्यभट्ट, हु वॉज अ फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ द एंशियंट इंडिया। एंशियंट इंडिया, ही सेड दैट द मून एंड द प्लैनेट शाइन ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड सनलाइट। इन्होंने ये बोला कि जो मून जो है और जो प्लैनेट्स होते हैं वो शाइन करते हैं ड्यू टू द रिफ्लेक्ट ऑफ द सनलाइट। सनलाइट का रिफ्लेक्शन की, जब सनलाइट का रिफ्लेक्शन आता है उसके थ्रू जो मून है और जो प्लैनेट्स हैं वो क्या करेंगे? शाइन करते हैं। तो ऐसा आर्यभट्टा ने बोला था। टुडे एस्ट्रोनॉमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड वॉज बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स। अभी भी एस्ट्रोनॉमर्स जो है वो बिजी हैं एक्सप्लोर करने में यूनिवर्स को। तो जैसा आपको बहुत ज्यादा हैवी लग रहा था जब मैं बता रही थी कि सन जो है और स्टार जो है वो लाइट ईयर में ट्रेवल करते हैं, तो इसी तरीके से देखिए एनसीईआरटी में भी इस चीज को मेंशन किया गया है कि लाइट ट्रेवल द स्पीड ऑफ द अबाउट इज 3 × 10⁸ द स्पीड आता है। अब अर्थ की जैसे हम यहाँ पर बात करें तो अर्थ इज अ 3rd प्लैनेट टू द सन। इस साइज ऑफ 5th लार्जेस्ट प्लैनेट, मतलब पूरे सोलर सिस्टम में 5वां ऐसा प्लैनेट है जो बड़ा है और नियरेस्ट टू द 3rd नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन है। इन साइज ऑफ द इट इज स्लाइटली फ्लैटर। जैसे जब मैंने आपको जियोइड की शेप बताई थी कि अर्थ की जो शेप होती है वो बहुत ज्यादा अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि जो उसकी शेप ऐसी है, पोल्स की तरफ से वो फ्लैटर्ड है और इक्वेटर की तरफ से वो बल्ज है। तो इसीलिए इस तरीके की हमें देखने को मिलती है। डिस्क्राइबेड, तो उसको साइंटिस्ट ने क्या नाम दे रखा है? साइंटिस्ट ने इसीलिए इसको एक नाम दिया है विच इज जियोइड। जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप। मतलब जियोइड का मतलब ही है कि जैसे हम बोलते हैं कि ये जो है ये एक रेक्टेंगल है, ये एक ट्राइंगल है, तो जो अर्थ की एक अलग शेप जो बनाई है, इंट्रोड्यूस की है इस तरीके की, तो उसको क्या बोला गया है? उसको जियोइड बोला गया है। तो उसको क्या है कि एक अर्थ लाइक शेप, अर्थ जैसा आपको कोई भी इस तरीके का फीचर, एक ऐसा कोई भी शेप देखने को मिलेगा तो उसको जियोइड बोला जाएगा। मतलब अर्थ लाइक शेप बोला जाएगा। एक अर्थ की एक अलग से शेप डिफाइन कर दी गई है। हमारे अर्थ पर जो कंडीशंस हैं वो फेवरेबल है टू द लाइफ, टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। द अर्थ इज नाइदर टू हॉट
not too cold. It has water and air which are very essential for our survival. The air has life supporting gases like oxygen we have. Because of these reasons, the Earth is a unique planet in the solar system. From the outer surface, the Earth appears blue because it 2/3 surface is covered by the water. Mostly उसका जो पार्ट है वो क्यों ऐसा ब्लू है, वो हमें क्यों हम उसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं. द रीजन बिहाइंड इट कि उसका जो 2/3 ऑफ द सरफेस है, 2/3 ऑफ द सरफेस इज कवर्ड बाय द वाटर. ओके, तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट कहते हैं. अब इसके बाद नेक्स्ट विच इज अ नेचुरल सैटेलाइट जिसे हम कहते हैं मून. तो मून क्या है, मून मैं नोट डाउन कर देती हूँ. मून क्या है, मून एक तरह की नेचुरल सैटेलाइट है. Our Earth has only one satellite, that is the moon. Its diameter only 1/4 that of the Earth. It appears so big because it is nearer to our planet than other celestial bodies. Okay. The moon moves around the Earth. कितने वो अर्थ के चारों तरफ कितना घूमता है, वो 27 days तक घूमता है वो. It takes exactly the same time to complete one spin. As a result, only one side of the moon is visible to the अर्थ. मतलब यदि हम मून को देखेंगे, अर्थ से देखेंगे, तो बस हमें उसका इतना ही पार्ट विजिबल होता है. जब यदि हम उसको अर्थ इस तरीके से यहाँ से देखेंगे तो उसका सिर्फ इतना ही पार्ट विजिबल होता है. इतना विजिबल अगले 14 दिन बाद होता है. ठीक है. इसके बाद कुछ फैक्ट्स हैं, वो भी हमें लर्न होना बहुत ज्यादा जरूरी है. जैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग फर्स्ट मैन है जो सरफेस पर, उन्होंने मून की सरफेस पर कदम रखा था ऑन द 21 जुलाई इन द 1969. फाइंड आउट वेदर एनी इंडियन लॉन्च लैंड. कोई भी, अब आपको होमवर्क है कि क्या कोई ऐसा इंडियन है जो लैंडेड ऑन द मून, वो भी आपको यहाँ पे रिसर्च करनी होगी. इसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन भी दे रखा है, छोटे बच्चों के लिए है तो थोड़ा सा उनको जनरल नॉलेज के बेसिस पर भी देखा गया, लेकिन आपको भी उसको आंसर करना है क्योंकि यही सब छोटी छोटी नॉलेज भी आपको बहुत हेल्प करती हैं. और आप इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे. जो जैसे मैंने बताया था सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में, सेलेस्टियल बॉडीज जो होती हैं, सैटेलाइट, जैसे मैंने आपको बताया था सैटेलाइट के बारे में, सैटेलाइट एक तरह की सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं. जब मैंने आप मून पढ़ा रही थी अभी मैंने मून के बारे में बताया था, तो मून के बारे में मैंने ये लिखा था कि वो एक तरह की नेचुरल सैटेलाइट है. अब यहाँ से क्वेश्चन अराइज ये होता है कि सैटेलाइट ही क्या होती है. जो सैटेलाइट होती है वो एक तरह की सेलेस्टियल बॉडी होती है जो मूव करती है अराउंड द प्लैनेट. जैसे हमारी अर्थ है, इसके चारों तरफ मून तो रिवॉल्व करता ही है, तो इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं. चाहे वो मून हो या फिर एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो, तो वो भी क्या कहलाएगी, एक सैटेलाइट ही कहलाएगी. तभी तो हम उसको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं. तो जैसे मैंने आर्टिफिशियल कह रही हूँ, तो व्हाट इज अ आर्टिफिशियल सैटेलाइट. आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो है जो साइंटिस्ट ने डिजाइन की है टू गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर द कम्युनिकेशन. इट इज कैरिड बाय द रॉकेट एंड प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ. सम ऑफ द कुछ इंडियन सैटेलाइट हैं जो अभी भी स्पेस में हमें देखने को मिलती है. तो वो कौन कौन सी सैटेलाइट्स हैं, वो है इनसेट, IRS, एड्यूसेट एंड एक्सेट्रा. बहुत सारी ऐसी और भी सैटेलाइट्स हैं. अब जैसे लॉन्चिंग किस तरीके से की जाती है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं. जैसे ये हमारी अर्थ है, यहाँ से इसको लॉन्च किया है. अब इसका क्या होता है, कुछ पार्ट जो पीछे वाला पार्ट होता है ये वापस अर्थ पर नीचे गिर जाता है, और जो उसका ऊपर वाला पार्ट होता है वो इस तरीके से यहाँ पर क्या करेगा, ट्रेवल करेगा, हमारे जो अर्थ है उसके ऑर्बिट में ये रिवॉल्व करेगा. तो इस तरीके से नेचुरल सैटेलाइट का यहाँ पर काम है. लिखा हुआ है रॉकेट लॉन्च किया, रॉकेट फॉल बैक टू द अर्थ एंड सैटेलाइट एंटर इनटू द ऑर्बिट. तो वो भी यहाँ पर चीजें हमें देखने को मिलती हैं. इसके बाद में मैंने कुछ यहाँ पर चीजें लिखी, आप इसको भी देख सकते. इसके बाद बहुत लोगों का ये डाउट होता है कि फुल मून क्या होता है और न्यू मून क्या होता है. तो जो फुल मून होता है हम उसे कहते हैं पूर्णिमा, और जो न्यू मून होता है हम उसे कहते हैं अमावस्या. तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या फुल मून होता है और क्या न्यू मून होता है. ठीक है. तो आई थिंक इसको बताने की और ज्यादा जरूरत नहीं है, समझ में तो आ ही जाता है, बहुत बेसिक टर्म. जैसे हमने सोलर सिस्टम में बताया था कि हमारे पास सन होता है, हमारे पास प्लैनेट्स होते हैं, हमारे पास कुछ अदर सेलेस्टियल बॉडीज भी होती हैं जैसे मीटियोर और जैसे एस्टेरॉइड्स. तो हमने बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स को भी हमने कवर कर लिया है, और हमने
सन के बारे में कवर कर लिया है। अब बची हैं कुछ सेलेस्टियल बॉडीज जो है एस्टेरॉइड एंड मीटेरॉइड। तो एस्टेरॉइड क्या होता है? बहुत सारी ऐसी टाइनी बॉडीज हैं जो मूव करती हैं अराउंड द सन। दीज बॉडीज आर कॉल्ड द एस्टेरॉइड्स। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ द मार्स एंड द जुपिटर। तो जैसे मैंने बताया था कि एक एस्टेरॉइड हमें बेल्ट देखने को मिलती है, तो वो वही चीज है। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर, जैसा यहाँ पर भी मेंशन है। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्टेरॉइड आर अ पार्ट ऑफ द प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मेनी ईयर्स बैक। एग्जाम्पल के लिए एस्टेरॉइड आप देख सकते हैं, ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, ये आप देख सकते हैं। और ये जब ये अर्थ के ऊपर एस्टेरॉइड जिस तरीके से गिर रहा है तो वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसको मैं भी दोबारा समझाऊंगी कि इस तरीके से अर्थ के एटमॉस्फेयर, तो कुछ टर्मिनोलॉजीज इससे भी रिलेटेड है, वो भी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि मीटेरॉइड क्या होते हैं। मीटेरॉइड होते हैं स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स होती हैं, स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स होती हैं विच मूव्स अराउंड द सन। स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स हैं जो सन के चारों तरफ घूमती हैं, उनको हम मीटेरॉइड कहते हैं। समटाइम दीज मीटेरॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। During this process, due to the friction with the air, they get heated up and burn. It causes a flash of light, जो क्या बनाती है? कॉमेट बनाती है। तो यहाँ पर ये जो पूरी इसके बारे में बात की गई है, तो यहाँ पर ये चीज क्या बना रही है? ये कॉमेट बनाती है। Sometime a meteor, without being completely burned, fall on the earth and they create a hollow. Okay, तो यहाँ पर इस सब के बारे में बात हो गई है। अब जैसे मैं आपको कुछ और टर्मिनोलॉजीज हैं, इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं है एनसीईआरटी में, तो लेकिन मैं आपको क्लियरली उन चीजों को बता देती हूँ। जैसे ये नोट्स आपको प्रोवाइडेड मैं करूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। मीटियोर क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि मीटियोर क्या होता है। मैंने यहाँ मीटियोर लिख तो दिया, व्हाट इज मीटियोर। हमने मीटेरॉइड समझ लिया कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स, टाइनी डेब्रिस होता है, टाइनी रॉक्स होते हैं जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, तो हम उनको मीटेरॉइड कहते हैं। तो जब वो मेटेरॉइड्स एंटर कर जाते हैं इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर, ओके, जब मेटेरॉइड्स जो हैं वो एंटर कर जाते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में, जैसे ट्रोपोस्फियर होता है, स्ट्रेटोस्फीयर होता है, तो मोस्टली जब वो ट्रोपोस्फियर में आ जाते हैं तब हम उसे क्या कहते हैं? मीटियोर कहते हैं। और जब वही मीटियोर जब जैसे क्या हुआ कि दिस इज द अर्थ, लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर, ये इधर अर्थ है, इस अर्थ का कुछ एटमॉस्फियर भी होगा। जब ये मीटियोर है, जब ये मीटियोर अर्थ के सरफेस पर आएगा, तब वो जब मीटेरॉइड जो है वो अर्थ के सरफेस पर आएगा, जब वो क्या कहलाएगा? मीटियोर कहलाएगा। वही मीटियोर जब अर्थ सरफेस पर आ जाएगा तब वो क्या कहलाएगा? मीटियोराइट। आई थिंक आपको ये जो टर्मिनोलॉजीज है वो इजीली समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर ये बर्न किसकी वजह से होता है? ये बर्न होता है फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा तो वो फ्रिक्शन की वजह से बर्न होने लगेगा, और जैसे ही वो बर्न होने लगेगा तब वो कुछ पार्टिकल या फिर वहां से वो डिसअपियर हो जाएगा, और थोड़े थोड़े पार्टिकल्स करके वो अर्थ सरफेस पर आएंगे, या फिर वो डेविएट कर जाएगा, तो या फिर वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, ये पूरा प्रोसेस है। थैंक यू एवरीवन। देन फर्दर डाउट्स के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। देन लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल फ्यूचुरा लर्निंग।